Hello students, this is the 37th lecture of rotational dynamics. In this lecture we are going to start with a new topic which is principle of conservation of angular momentum. ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 एंड दिस इज द 37th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स. यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन principle of conservation of angular momentum. ये है हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये प्रिंसिपल नहीं लिखा होता है. समझ जाना आप वहां पे कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है. ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. एक बार एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में आ जाएगा तो हम बहुत इजीली कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम देखेंगे कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है पहले वो देखते हैं. देखो, जो एंगुलर मोमेंटम है ये, इसका अगर हम बेसिक सा डिफाइन बोलूँ तो ये एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है. मीन्स लीनियर मोमेंटम को अगर आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो यही है बेसिक सा डिफाइन कि एंगुलर मोमेंटम क्या है. ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, इसका अगर मैं डिफाइन बोलूं, एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट. देखो, मैं मूवमेंट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मोमेंट. मोमेंट ऑफ व्हाट? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अगर मैं लीनियर मोमेंटम को मोमेंट, देखो मोमेंट का एक काम करता हूं, मैं आपको पहले मतलब बताया था तो आपको शायद प्रॉपर्ली समझे. ये जो लीनियर है, ये मोमेंट जो वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब होता है फिक्स्ड डिस्टेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिक्स्ड डिस्टेंस. तो मेरे बोलने का सिंपल सा यही मतलब है, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो क्या करो, लीनियर मोमेंटम को एक फिक्स्ड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम. तो यही मैंने डिफाइन लिखा है, एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, ये हुआ हमारा डिफाइन. तो अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली एंगुलर मोमेंटम को लिखने जाऊँ तो ठीक है. अच्छा, आपको ये पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल एल से. ठीक है, कैपिटल एल मीन्स क्या है? ये है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं. ठीक है, फॉर्मूला ऐसा है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है कैपिटल एल, एंगुलर मोमेंटम, ये होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड डिस्टेंस, और रोटेशनल मोशन में जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा वो होगा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है आर वो फिक्स्ड डिस्टेंस है. ठीक है, और आपको पता है कि पी मीन्स क्या है? पी इज लीनियर मोमेंटम, P लीनियर मोमेंटम, R फिक्स डिस्टेंस, L है एंगुलर मोमेंटम. ये तो हुआ मैग्नीट्यूड. ये हम अगर, ये मैंने क्या लिखा है? सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है. अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एंगुलर मोमेंटम, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं हम यहाँ पे. एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म. अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम लिखना है, इज गिवन बाय लिख लेते हैं, सबसे अच्छा है. is given by एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय. अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये जो एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होगा L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. ये इनटू नहीं है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये इनटू नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ठीक है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ओके, तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम लिख लिया है. अच्छा, करना क्या है हमको? वैसे हमको ये देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. इसका स्टेटमेंट वगैरह भी देखना है. मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट नहीं लिखा है, रीजन है उसके पीछे मैंने क्यों नहीं लिखा है, आपको लास्ट में अपने आप समझ में आ जाएगा लेक्चर के एंड में कि क्यों मैंने स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. चलो आगे बढ़ते हैं. वैसे तो ये अभी तक जो हमको मिला है, ये इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन. लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है. अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 में.
पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 में हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे हम डिफरेंस, सबको डेरिवेटिव्स आता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सब कुछ प्रॉपर, ठीक है, डेरिवेटिव सबने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मीन्स टी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी मीन्स टाइम के हिसाब से मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सबको पता है ऑलरेडी, फिर भी चलो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS में आपको d/dt लेना पड़ेगा और सिमिलरली आपको d/dt लेना पड़ेगा RHS में। जैसे मैंने LHS में d/dt लिया है तो यहाँ पे LHS में था L बार, और RHS में भी d/dt लिया है। RHS में दो चीज़ें हमारे पास है R बार क्रॉस P बार, ठीक है, R बार भी है और P बार भी है। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो R बार जो है ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है और ये जो P बार है ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमारे डेरिवेटिव का, जिसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यूवी रूल क्या होता है, बेसिक बहुत सबसे सिंपल सा चीज़ है। करना क्या है, आपको फर्स्ट जो है ना, ये फर्स्ट पैरामीटर को एज इट इज़ रखना है और सेकेंड पैरामीटर का आपको निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर को मैंने एज इट इज़ रखा है, मैं सेकेंड पैरामीटर का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट को R बार को मैंने ऐसे लिख दिया और सेकेंड पैरामीटर का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, इसका मतलब है d/dt ले रहा हूँ, ठीक है। प्लस अब उल्टा करो, मैंने R बार का रखा, R बार को रख लिया था और P बार का डेरिवेटिव निकाला, अब उल्टा कर लो। अब P बार को एज इट इज रखो और R बार का डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। यही है U इंटू वी रूल, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं डेरिवेटिव में, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने यहाँ पे UV रूल लगाया, U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ U, ऐसा हमने लगा दिया, ठीक है। और LHS में जो हमारे पास था d/dt ऑफ L बार, वो एज इट इज है d/dt ऑफ L बार एज इट इज, ठीक है। इतना आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे हम और क्या कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा R बार, ठीक है, कोई भी पोजीशन वेक्टर का हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिस्टेंस का हम डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाता है वेलोसिटी v। याद है ना आपको, कोई भी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का आपको डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो इतना क्लियर है कि R बार को आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको v बार मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है, v बार वाला वेक्टर मिलेगा। तो हम वहाँ पे ये लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट में कि ये जो है ये पॉइंट को हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो हम इसको इक्वेशन लेकर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले डेरिवेशन में कुछ ज़्यादा इक्वेशंस आएंगे तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आ रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। ध्यान देना पॉइंट नंबर 3 में कर क्या रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 मुझे करना है, मैं बताऊंगा ये कि dr बार बाय dt क्या है, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये dp बार बाय dt क्या है, ठीक है। व्हाट इज दिस dr बार बाय dt एंड व्हाट इज दिस dp बार बाय dt, ये दोनों मैं चीज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंस, देखो आप ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। सिंस अगर मैं d/dt ऑफ r बार निकाल रहा हूँ, d/dt ऑफ r बार, इसका आंसर आएगा आपको वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ये है पोजीशन वेक्टर का। जब भी आप ऐसा डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको v बार ही मिलेगा, ठीक है। आप पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो, या हमारे केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। एक और चीज मैं यहाँ से बताता हूँ, इसका आंसर तो मेरे पास है, ये वाला आंसर मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि इसका जो dp बार बाय dt होता है ना, dp बार बाय dt, इसका जो आंसर होता है वो होता है f बार, ठीक है। अब वो f बार आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको प्रूफ यहीं पे करके बताऊंगा कि उसका आंसर f बार कैसे आ रहा है। जरा ध्यान देना यहाँ पे। सिंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ d/dt ऑफ, अगर मुझे p बार निकालना है, आपको पता है जो p होता है, p मीन्स लीनियर मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है, इट्स फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, लेकिन मास स्केलर, देखो p बार ये वेक्टर में है तो आंसर भी वेक्टर में आना चाहिए, ठीक है। तो p बार एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर में, अगर हमारा ये LHS है तो RHS भी वेक्टर में होना चाहिए। इसका जो आंसर है m इंटू वी, इसमें m स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी है ये तो वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे यहाँ पे बार है तो यहाँ पे बार है, m पे बार नहीं आ सकता, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लो, ओके। सिंस दिस m इज कॉन्स्टेंट, ये दिख रहा है आपको m जो है ये कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको बाहर ले लूंगा। सिंस दिस m इज कॉन्स्टेंट वी कैन टेक दिस m आउटसाइड, तो हमको जो मिलेगा वो होगा m
डी वी बार बाई डी टी। आपको शायद ये भी पता होगा वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट एक्सेलरेशन। दैट मीन्स हमको जो यहाँ पे मिलने वाला है इट विल बी m इंटू ए बार, ठीक है ना। अच्छा, p बार का आंसर m इंटू ए बार, याद करो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स ये है f बार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया था कि डी पी बार बाई डी टी, इसका जो आंसर होता है वो होता है f बार। वो आंसर f बार कैसे आया मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया कि वो आंसर f बार क्यों आ रहा है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये दोनों जो मैंने यहाँ पे सेंस करके लिखा है ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। मैं इक्वेशन 2 में अब सॉल्व कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 को अपडेट करूंगा। देखो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, d बाय डी टी ऑफ एल बार विल बी इक्वल टू, देखो क्या क्या है, एक तो है हमारे पास ये r बार क्रॉस दिस डी पी बार बाई डी टी। ये जो डी पी बार बाई डी टी है इसका आंसर जस्ट मैंने निकाला है, डी पी बार बाई डी टी का आंसर है एफ बार, तो यहाँ पे आ जाएगा r बार क्रॉस एफ बार, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। प्लस दिस p बार एज इट इज, दिख रहा है आपको ये जो p बार है इसको मैंने एज इट इज रखा है, लेकिन मेरे पास ये डी आर बार बाई डी टी का आंसर रेडी है। देख सकते हैं आप, डी आर बार बाई डी टी का जो आंसर है दैट इज v बार, तो मैं यहाँ पे v बार लिख लेता हूँ। तो देखो हमारे पास p, अच्छा मैंने यहाँ पे क्रॉस नहीं डाला है, यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए, देखिए यार दिख रहा है आपको, ओके। तो ये p बार एज इट इज है, यहाँ पे मैं क्रॉस लिख लेता हूँ। डी आर बार बाई डी टी का जो आंसर है दैट इज v बार, ठीक है। आई होप इतना तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने किया है ये थर्ड पॉइंट मैंने किया है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट टॉप पॉइंट वाइज आप याद रखो। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे स्टार्ट में हमने किया है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है, मैग्नीट्यूड में लिखा है और हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आप याद रखो, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। फिर हमने किया है वी हैव डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर टी बोल सकते हैं आप। तो जैसे हमने डिफरेंशिएट किया हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया या आप ऐसे ही बोल सकते हो, हमने यूवी रूल लगाया यहाँ पे और एक इक्वेशन बना दिया। फिर हमने देखा दिस डी आर बार बाई डी टी इज वी बार एंड दिस डी पी बार बाई डी टी इज एफ बार। दिख रहा है, ये प्रूफ भी करके दिखा दिया मैंने आपको। ये दोनों वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया और इक्वेशन 2 को अपडेट कर लिया है। अब जो मेरे पास इक्वेशन है थर्ड पॉइंट में जो इक्वेशन है, लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 3, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट का इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पार्टीशन कर लेता हूँ। याद रखना हम पॉइंट 3 तक आ चुके हैं, जस्ट इसके आगे कुछ पॉइंट्स है, बस हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट तक तो हम आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद हमको सोचना पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको P का मैंने आपको यहाँ पे याद एक फॉर्मूला लिखा है, P बार का एक फॉर्मूला होता है m इंटू वी बार। ये आपको ये मैं यहाँ पे यूज करूंगा पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 कुछ ऐसा होगा, पॉइंट नंबर 4 इज सिंस एज वी नो P बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार, ठीक है। m इंटू वी बार, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये वाला P बार का वैल्यू मैं P बार के जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब हम इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 3 अगर मैं यूज कर रहा हूँ और इक्वेशन 3 में इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ P बार एज m इंटू वी बार, देखते हैं वहां पे क्या होता है, ठीक है। चलो पुट कर लेते हैं, दिस d बाय डी टी ऑफ एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। देखो इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको, एक्चुअल में ये जो है ना ये टॉर्क का फॉर्मूला है, टाउ बार का फॉर्मूला है, वो बता देंगे हम इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जो एक्चुअल में जो काम करने वाले पहले वो देख लेते हैं। ये P बार जो है, ये P बार को मैं रिप्लेस करूंगा विथ m इंटू वी बार और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है v बार, ठीक है। आई होप आपको सबको इतना पता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज 0, ठीक है ना। आपको सबको पता है दो सेम वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमको आंसर मिलेगा 0। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आपको मैं रीजन बताना चाहूँ तो चलो यहाँ पे बता ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंस कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, इसका जो आंसर आता है वी बार क्रॉस वी बार विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। मीन्स जो वी बार और वी बार के बीच में जो एंगल है वो लिखना पड़ेगा। आपको क्लियर दिख रहा है, दो सेम वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो सकता है, 0 हो सकता है। एंड एज यू नो साइन 0 का आंसर कितना होता है, 0 होता है।
इफ द वैल्यू ऑफ साइन जीरो इज जीरो, ये पूरा आपका होल आंसर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा जीरो। ठीक है ना, इतना क्लियर है? दैट्स वाई वी बार क्रॉस वी बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसा कुछ भी बोल नहीं रहा हूं मैं, एकदम प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि हर स्टेप में क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, तो अब मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं और देखते हैं क्या होता है। डी एल बार बाय डी टी जो हम फाइंड कर रहे थे, ये हमको मिला आर बार क्रॉस एफ बार प्लस एम था एज इट इज, और ये वी बार क्रॉस वी बार हो गया जीरो। दैट मीन्स ये पूरा पार्ट चला गया। अब हमारे पास जो है दैट इज डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार। ये मैं यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। मैं आपको मैंने ऑलरेडी आपको बीच बीच में स्टेटमेंट बोल दिया था कि ये जो आर बार क्रॉस एफ बार है ये है टाउ बार। ठीक है, ये टाउ बार होता है टॉर्क। ठीक है, वो होता है। चलिए आया कैसे वो बता देता हूँ आपको। सबको इतना पता होना चाहिए कि टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, ये हुआ फोर्स, और याद है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। ठीक है ना, तो फोर्स बार एफ बार जो है, अगर मैं ये दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो हमको मिलेगा टाउ बार। ठीक है, यही हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। ये हमने ऑलरेडी 11th में किया है, आप सबको आना चाहिए ये सब चीज। ठीक है, सिंस आर बार क्रॉस जो एफ बार होता है, आर बार क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू टाउ बार, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। चलो इसको इक्वेशन कुछ दिया नहीं हमने, इसको इक्वेशन 4th पॉइंट का इक्वेशन है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस आर बार क्रॉस एफ बार एज टाउ बार इन दिस इक्वेशन नंबर 4 और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 4 में जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा, आई विल गेट डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार का आंसर रेडी है हमारे पास, दैट इज टाउ बार। ठीक है, टॉर्क का वेक्टर होता है ना टाउ बार, ये हमारा इसका आंसर है टाउ बार। अच्छा, अब इसके बाद हमने आंसर तो निकाल दिया, डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू टाउ बार। अब यहां से सीखने क्या मिलता है वो देखते हैं। सबसे मेन चीज यहां से हमको जो सीखने मिलती है वो ये है कि इफ अगर ये टाउ बार का आंसर जीरो हो जाए तो क्या होगा। चलो ये यहाँ पे स्टॉप कर दो, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, पहले वो देख लो। थोड़ा मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। कोई भी कांस्टेंट पैरामीटर का अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीज कांस्टेंट है, ये के मेरे लिए है कांस्टेंट। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अगर मैं पूछूं तो आपका आंसर होगा सर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ये आपका आंसर होगा अगर मैं पूछूं आपको व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर। अच्छा, तो जैसा आपने बताया, एकदम आपने राइट आंसर बताया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अच्छा, अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, इसको रिवर्स वे में जरा देखो। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसका उल्टा क्या होगा। अगर डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ रहा है दैट मीन्स ये जो पैरामीटर है ये कांस्टेंट हो गया है। ठीक है ना, मैं जस्ट आपको रिवर्स बता रहा हूं। इफ द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो दैट मीन्स ये जो के जो है, के हमारे पास यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट होगा। कब? जब डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ जाए। बोलने का मतलब एक ही होता है, खाली आप इतना समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, इसका उल्टा ये है कि अगर आंसर डेरिवेटिव का जीरो आ रहा है तो ये पैरामीटर कांस्टेंट, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो वही कुछ मैं यहाँ पे करूंगा। मैं एज्यूम करूंगा कि ये जो टॉर्क है ना, कि मतलब बाहर से रोटेटिंग बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट हो रहा है। ठीक है, मींस बॉडी रोटेट हो रहा है तो वो रोटेट हो ही रहा है। ठीक है, वो अपने स्पीड्स वगैरह से प्रॉपर्ली रोटेट हो रहा है, उसको कोई बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हुआ है। अगर कोई रोटेटिंग बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होता है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज जीरो। ये जो है ये एक्सटर्नल टॉर्क है। ठीक है, अगर कोई बाहर से टॉर्क एक्ट नहीं होता है तो वो टाइम पे क्या होगा, ये जो टाउ बार है इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 6 में। यहाँ भी एक काम करते हैं, यहाँ भी एक पार्टीशन कर लेते हैं, तो क्योंकि हमारा और भी इसमें बाकी है स्टेटमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेते हैं और ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है कि कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका रिवर्स हमको यहाँ पे यूज करना है। अगर आंसर जीरो तो ये पैरामीटर कांस्टेंट, दैट्स इट, इतना ही। तो यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया एक पार्टीशन रेडी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, अब हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे इफ द वैल्यू ऑफ टाउ बार इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं टाउ बार का वैल्यू जीरो ले लूँ तो क्या होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा पॉइंट नंबर 6। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 एकदम सिंपल है। इफ टाउ बार इज इक्वल टू जीरो, अगर टॉर्क का जो वेक्टर है इसका आंसर अगर जीरो आता है तो क्या होगा। इफ द वैल्यू ऑफ दिस टाउ बार इज इक्वल टू जीरो
इफ मैंने बोला, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ टाउ बार इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ ना, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है तो इक्वेशन नहीं दिया, इक्वेशन ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट का इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ पे लिखते हैं इफ द वैल्यू ऑफ टाउ बार इज इक्वल टू 0, तो फिर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, देन फ्रॉम इक्वेशन, फिफ्थ पॉइंट का इक्वेशन, ये इक्वेशन में पुट करना है, देन फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से देखते हैं क्या मिलता है हमको। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी विल गेट dl बार बाय dt का आंसर 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया कि टॉर्क जो टाउ बार, इसका आंसर 0 है, ठीक है। ये टाउ बार एक्चुअल में एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं इफ देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये मैं स्टेटमेंट कैसे बोल पाया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसलिए मैं पॉइंट जरा ध्यान सुनना, if no external torque acts on a rotating body, जो भी बॉडी रोटेट कर रहा है उस पर कोई अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होता है तो क्या होगा वो देखने वाले। तो ये होगा कि ये जो पैरामीटर है, जो L मैं लिखा हूं, मैं यहाँ पे L, ये दिख रहा है L बार, ये क्या होगा मेरे लिए? ये होगा कांस्टेंट। ये कहां से कैसे आ रहा है कांस्टेंट? तुमको अभी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पे याद है मैंने यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ k लिखा था इज इक्वल टू 0, जस्ट k के जगह पे क्या आ गया? L बार। मैंने बताया था अगर डेरिवेटिव का आंसर 0 आता है दैट मीन्स ये वाला जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर कांस्टेंट है। यही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। प्रूफ ये करना था इफ no resultant torque acts on a rotating body, then the L, पता है ना L क्या है? then the angular momentum of the rotating body remains constant। यही है हमारा स्टेटमेंट फॉर थियरम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये स्टेटमेंट था। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, एक बार से नहीं समझ में आता, एक बार फिर से रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दो। इफ नो रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, कोई बॉडी रोटेट हो रहा है, अगर उस पे बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? इफ नो रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यही हमारा स्टेटमेंट है, सिंपल सा। फिर से सुनो जरा, ध्यान दो। इफ नो रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी then the angular momentum of the rotating body remains constant। ये स्टेटमेंट बनाया कैसे मैंने, शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने if no resultant torque acts on a rotating body, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि टाउ बार का आंसर 0 है। नो रिजल्टेंट टॉर्क, कोई रिजल्टेंट टॉर्क है नहीं। और ये कांस्टेंट कैसे, ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों हो गया? रीजन मैंने याद है यहीं पे लिख के दिखाया था, d by dt of k is equal to 0, that means k is a constant। तो ये केस में हमारा कांस्टेंट कौन है? L ना, L बार, ये तो है। तो स्टेटमेंट समझ गया है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये 6th पॉइंट हुआ हमारा। 7th पॉइंट हमारा स्टेटमेंट होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेज दैट, क्या बोलता है वो देखते हैं, ठीक है। सेज दैट if no resultant torque acts on, कहां पे? if no resultant torque acts on rotating body, याद है ना मेरा स्टेटमेंट, if no resultant torque acts on rotating body, ठीक है। if no resultant torque acts on rotating body होगा क्या? ये होगा कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट हो जाएगा। the angular momentum of rotating body remains, क्या हो जाएगा? remains constant, ठीक है ना। the angular momentum of rotating body remains constant। यही था हमारा स्टेटमेंट फॉर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रिपीट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेज दैट इफ नो रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यही है हमारा स्टेटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हमने क्या क्या किया है। एक बार हम रिपीट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था
एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है वो हमने देखा था। फिर मैंने एंगुलर मोमेंटम आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख कर दिखाया, मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाया। फिर हमने सेकंड स्टेप से याद रखो आप, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्ड स्टेप में आपको dr बार बाय dt का आंसर v बार लेना है और dp बार बाय dt का आंसर f बार लेना है। चाहे तो आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हो वहां पे, इतना ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ये जो नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप है, इसमें आपको करना ये है कि आपको जो p बार है उसका आंसर आपको लेना है m इंटू v बार, ठीक है। तो वो वाला वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, इक्वेशन को और अपडेट कर लो। और बीच में एक स्टेप यहाँ पे आएगा जहां पे आपको करना ये है कि आपको बताना है वहां पे v बार क्रॉस v बार इज 0। रीजन आपके सामने है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज ऑलवेज 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 0। ये रीजन है उसका। फिर हमने ये सब प्रूफ किया और यहाँ पर आया, फिर बताया कि जो r बार क्रॉस f बार है, r बार क्रॉस f बार इज नथिंग बट टाउ बार, टॉर्क, ठीक है। क्यों आपको बताया मैंने कि टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर ये मैंने r बार क्रॉस f बार की जगह पे टाउ बार लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया क्या, वहां पे मैंने ये बताया कि जो टॉर्क है इसका आंसर हम 0 लेकर देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ दैट देयर इज नो रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। कोई भी रिजल्टेंट टॉर्क रोटेटिंग बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए, इफ नो रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट्स ऑन रोटेटिंग बॉडी मींस टाउ बार का आंसर 0 हो जाए। अगर टाउ बार का आंसर 0 हो जाए तो ये डेरिवेटिव का आंसर 0 हो जाएगा, और अगर डेरिवेटिव का आंसर 0 हो जाए दैट मींस ये पैरामीटर कंफर्म कांस्टेंट है। दैट मींस एल बार हमारा कांस्टेंट हो गया। एल बार मींस व्हाट, एल बार मींस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और क्या है, तो फिर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना दिया। Principle of conservation of angular momentum says that if no resultant torque acts on a rotating body, then the angular momentum of the rotating body remains constant. सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपको एक बार में प्रॉपरली नहीं जमेगा, आप वीडियो को एक बार दो बार देखिए, कुछ बीच में डाउट्स होता है पॉज कर लिए, उसको समझिए वो डाउट को, तो प्रॉपरली आपको आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि यही सब कंसेप्ट उनको ही पता चलेगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया, प्रॉपर विजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यही पूरा यहीं पे आंसर है। ओके, थैंक यू।